नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रोमिता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजीत और आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र की सियासत को लेकर के, क्योंकि शरद पवार ने राहुल गांधी को न्योता दिया था और पंढरपुर यात्रा में शामिल होने के लिए कहा था। राहुल गांधी को आज जाना था, लेकिन अभी तक कंफर्मेशन फिलहाल नहीं आई। लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस की नजर महाराष्ट्र पर बहुत ज्यादा है और उसके पीछे की वजह है कि उनका कॉन्फिडेंस इसलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि जो पिछले दिनों लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आए उसके बाद से कांग्रेस को, एनसीपी को और शिवसेना उद्धव गुट को फायदा ज्यादा हुआ, नुकसान बाकी लोगों को हुआ, जो बाकी विपक्षी पार्टियां, इसलिए उनकी नजर है। आपको क्या लगता है विधानसभा चुनाव को लेकर के महाराष्ट्र फोकस क्यों है? देखिए, कांग्रेस के महाराष्ट्र में फोकस करने का सबसे बड़ा रीजन तो ये है, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि जो महाविकास अघाड़ी है उसे एक बड़ा फायदा लोकसभा चुनाव के नतीजों में मिला है। अब ये समझिए कि महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटें हैं और कांग्रेस कर्नाटक और तेलंगाना वाली स्ट्रेटेजी अब महाराष्ट्र में भी अपनाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि तेलंगाना और कर्नाटक में जिस तरीके से कांग्रेस ने सोशल इंजीनियरिंग की और साथ ही जो वेलफेयर स्कीम्स है उन पर फोकस किया था, वही फोकस अब महाराष्ट्र में भी नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में जाहिर तौर पे जो लोकसभा चुनाव के नतीजे हैं वो ये ताकत देते हैं कांग्रेस को कि वहां पर विधानसभा चुनाव के जो भी नतीजे होंगे वो उसे अपने पक्ष में करें। और इसका एक बड़ा रीजन ये भी है कि महाविकास अघाड़ी में अगर आप शिवसेना, यूबीटी, शरद पवार की पार्टी एनसीपी और कांग्रेस की सीटों को देखेंगे तो सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस के पास हैं और ऐसे में वो ये चाहती है कि यहाँ से अगर वोट शेयर बढ़ता है तो जाहिर तौर पे और मजबूत स्थिति में कांग्रेस आएगी और इसका सीधा असर महाविकास अघाड़ी में उसकी भूमिका पर भी पड़ेगा। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए कि आगे आने वाले विधानसभा में, जैसा आपने जिक्र किया कि 288 विधानसभा की सीटें हैं, तो 288 का मतलब ये हो गया कि 144 सीटें बहुमत के लिए चाहिए। तो 144 सीटें बहुमत में जो होगा वो सरकार बना लेगा। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, एनसीपी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, शरद गुट, और साथ ही अब तो उद्धव ठाकरे भी आ गए हैं। उद्धव ठाकरे पहले वाले चुनाव में नहीं थे, यानी 2019 में था। आपको क्या लगता है कितनी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं, क्या फॉर्मूला हो सकता है? देखिए, पिछली बार की अगर बात करें तो 147 सीटों पे कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था और बाकी जो सीटें हैं 141 सीटें जो हैं उन पर चुनाव लड़ा गया था शरद पवार की तरफ से और शिवसेना शायद उस वक्त नहीं थी, एनसीपी चुनाव लड़ी थी। चुनाव लड़ी थी जी। तो अगर आप इस मार्जिन को देखें तो जो नतीजे उस वक्त महाराष्ट्र चुनाव में आए थे सामने, तो वो ये बताता है कि जाहिर तौर पे शरद पवार की पार्टी ने उतनी सीट्स अपने पाले में लाने में वो कामयाब नहीं हो पाए थे जितना कि कांग्रेस हो पाई थी। और ये एक बड़ी वजह है कि इस बार कांग्रेस की तरफ से शायद और ज्यादा सीटों की मांग हो सकती है और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में नतीजे आए हैं वो भी एक बड़ी भूमिका यहाँ निभा सकता है सीटों के बंटवारे को लेकर। अब देखना यही होगा कि कांग्रेस आखिर पिछली बार 147, तो इस बार कितनी सीटों पे? नहीं, इस बार तो उनको कम करना पड़ेगा, सीटें कम करना इसलिए पड़ेगा, वो चाहते हैं ज्यादा, लेकिन कम करना पड़ेगा। उसके पीछे की वजह ये कि शिवसेना उद्धव गुट आ चुका है। तो कुल मिलाकर के जो खबरें हैं उसके मुताबिक 120 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ सकती है, 80 सीटों पर एनसीपी शरद पवार की पार्टी चुनाव लड़ सकती है और 80 ही सीटों पर उद्धव गुट चुनाव लड़ सकता है, शिवसेना का जो उद्धव गुट है। लेकिन जो आंकड़े बताते हैं, मैं उन कुछ आंकड़े बताना चाहता हूँ। इस वक्त क्या स्थिति है विधानसभा में? इस वक्त बीजेपी के 103 विधायक हैं, शिवसेना यानी जो एकनाथ शिंदे हैं उनके 37 हैं, एनसीपी के 39 हैं, अन्य 22 हैं। तो कुल एनसीपी का मतलब है अजीत पवार, यहाँ एनसीपी का मतलब है अजीत पवार, कुल मिलाकर 201 हैं। तो कोई अभी खतरा नहीं है, अक्टूबर में चुनाव होना है। और अगर हम कांग्रेस की बात करें तो 37, शिवसेना यूबीटी के 15। देखिए, शिवसेना के ज्यादा विधायक थे लेकिन टूट करके एकनाथ शिंदे के साथ चले गए। एनसीपी शरद पवार के पास 13 हैं और अन्य के पास 2 हैं, कुल 67 सीटें। और महाराष्ट्र में 2 एमआईएम के पास हैं, 2 समाजवादी पार्टी के पास है और सीपीआईएम के पास 1 विधायक है। तो ये पूरी स्थिति है। लेकिन जो लोकसभा के चुनाव हैं उनमें बहुत दिलचस्प आंकड़ा था। कांग्रेस 13 सीटों पर चुनाव जीत गई, इसके अलावा बीजेपी 9 सीटों पर जीती। लेकिन आप देखिए शिवसेना कम सीटों पर लड़ी लेकिन 9 सीटों पर जीत गई। एनसीपी को आप देखिए कि 8 सीटों पर चुनाव जीत गई, शिवसेना 7 सीटों पर चुनाव जीत गई। और जो टूट करके गए थे विधायक, जिनको कहा जाता है कि अजीत पवार, जो जिन सीटों पर चुनाव लड़े थे वो सिर्फ 1 सीटों पर चुनाव जीत पाए। और इसी का नतीजा था कि केंद्र में अजीत पवार गुट का कोई मंत्री नहीं बना और इसीलिए राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है। जब राहुल गांधी महाराष्ट्र में जाएंगे तो इस पर भी बात होगी कि आप टूट करके तो गए थे लेकिन
हुआ उल्टा कि आपका कोई मंत्री ही नहीं बना और शिवसेना से एक प्रताप राव बने जो कि बुल्ढाड़ा से सांसद हैं, एक मंत्री बनाया गया। तो ये फिलहाल स्थिति है और आने वाले वक्त में आप देखिए कि ये जो आंकड़ों का खेल, जो कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है ना, वो बहुत ज्यादा दिखाएगा। नमिता, एक और अहम सवाल है और ये सवाल ये है कि शरद पवार की क्या भूमिका दिखती है इस पूरे चुनाव में आपको? देखिए शरद पवार वैसे भी जब से उनकी पार्टी में टूट हुई है, वो इस बात को लेकर काफी कॉन्फिडेंट है लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कि लोग ये पहचानने में या वो अपनी बात लोगों तक पहुंचाने में कामयाब रहे हैं कि आखिर असली एनसीपी कौन सी है। मतलब जो पवार वर्सेस पवार वाली जो लड़ाई हमें महाराष्ट्र में देखने के लिए मिल रही थी, उसमें असली पावर किसके पास है। शरद पवार ये फिलहाल साबित करने में कामयाब हो चुके हैं और अब उनका सारा फोकस इसी बात पे होगा कि वो जितनी भी सीटों पर चुनाव लड़े, जैसे कि आपने जिक्र किया कि 80 सीटें हो सकती हैं, 80 सीटों पर जब वो चुनाव लड़ेंगे तो यहाँ पर सीटों का चयन, उम्मीदवारों का चयन इसी बेसिस पे होगा कि कितना सिंपैथी वोट मिल सकता है, क्योंकि एक बड़ा फैक्टर है। देखिए, सबसे ज्यादा फायदा इस पूरे लोकसभा के इलेक्शन में वो शरद पवार को ही हुआ था, क्योंकि मेरे ख्याल से 10 सीटों पर लड़े थे, 8 सीटें जीत गए वो। और शरद पवार को जो लोग जानते हैं राजनीतिक रूप से, वो ये मानते हैं कि वो बहुत माहिर खिलाड़ी हैं। जो अजीत पवार ने शरद पवार के साथ किया, आपको याद होगा जब आप तमाम पढ़ेंगे आर्टिकल तो आपको मिलेगा कि 78 की बात है, 1978 की बात है। वसंतराव पाटिल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उस वक्त शरद पवार उद्योग मंत्री हुआ करते थे। तो वसंतराव पाटिल ने उद्योग मंत्री शरद पवार को अपने घर खाने पर बुलाया और कहा कि मैं उद्योग मंत्री के साथ कुछ चर्चा करना चाहता हूं। तो वो चर्चा हुई और वो खाना खत्म हुआ। उसके बाद शरद पवार उठे और उन्होंने हाथ जोड़ा और ये कहा कि दादा हमसे कोई गलती हो तो हमें क्षमा कर देना, भूल चूक लेनी देनी। उसके बाद क्या हुआ कि शरद पवार वहां से निकल गए। शरद पवार जब निकले तो शाम होते होते पता चला कि शरद पवार के साथ कुछ विधायक वसंतराव पाटिल को छोड़ करके जा रहे हैं और 18 जुलाई 1978 को उन्हीं विधायकों के साथ मिलकर के शरद पवार महाराष्ट्र के सबसे युवा मुख्यमंत्री बन गए और उम्र थी 38 साल। सबसे युवा महाराष्ट्र का इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 37 का आंकड़ा शायद उत्तर प्रदेश के अखिलेश का है, तो इसलिए महाराष्ट्र के सबसे युवा मुख्यमंत्री बन गए। तो जो अजीत पवार ने खेल किया था महाराष्ट्र में शरद पवार के साथ, वो खेल वसंतराव पाटिल के साथ शरद पवार कर चुके हैं। तो शरद पवार हर बार बार्गेनिंग करने में सफल हो जाते हैं। इस बार ही ऐसा हुआ था कि विधानसभा चुनाव में वो खेल नहीं कर पाए थे। अजीत पवार का कॉन्फिडेंस इसलिए भी डाउन है क्योंकि उनकी बेटी है शरद पवार की, सुप्रिया सुले, सुनेत्रा पवार से वो चुनाव जीत गई। इसलिए इस बार अजीत पवार के साथ कितने विधायक होंगे, क्या होंगे, फिलहाल तो उनके पास ठीक ठाक विधायकों की संख्या है, 39 के आसपास है, लेकिन उस समय क्या होंगे, 39 होंगे नहीं होंगे, और अगर 80 सीटों पर लड़ेंगे तो कितने आएंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है और आने वाले वक्त में स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन राहुल गांधी का कितना बड़ा फैक्टर है इस पूरे महाराष्ट्र के चुनाव में, आपको क्या लगता है? देखिए राहुल गांधी को कंसिडर करना यहाँ पर एमवीए के लिए एक बड़ी मजबूरी इसलिए भी है क्योंकि जिस तरह का प्रदर्शन कांग्रेस का पिछले कुछ विधानसभा चुनावों में रहा है, वो जाहिर तौर पे बताता है कि अभी भी कांग्रेस एक बड़े विकल्प के रूप में लोगों के सामने उभरती है और यही वजह है कि कई राज्यों में हमें सत्ता परिवर्तन भी देखने के लिए मिला है। अब राहुल गांधी की आप भारत जोड़ो यात्रा को देख लीजिए, जिन जिन यात्राओं को उन्होंने कवर किया है उसका असर विधानसभा चुनाव पे देखने के लिए मिला है। भारत जोड़ो यात्रा आपको याद होगी कि जिन जिन राज्यों में गई वहां पर एक असर देखने के लिए मिला। इसके बाद न्याय यात्रा की अगर हम बात करें, उसका भी असर देखने के लिए मिला लोकसभा चुनाव में। अभी जो उपचुनाव हुए हैं, आप ये समझिए जो उपचुनाव हुए उसमें भी जिसके नतीजे कल ही आए हैं, उसमें भी सिर्फ 2 सीटें बीजेपी के पास गई हैं, बाकी सारी सीटें जो हैं वो इंडिया गठबंधन के पास गई हैं। तो ये एक बड़ी भूमिका, हालांकि ये जरूर देखना होगा कि जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें 99 सीट सिर्फ कांग्रेस को मिली थी, बाकी तो इंडिया गठबंधन ने मिलजुल कर जो चुनाव लड़ा उसकी सीटें। लेकिन अभी भी कांग्रेस बार्गेनिंग वाली स्थिति में नजर आती है कई राज्यों में, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, क्योंकि पिछली बार ज्यादा विधायक थे, उनके विधायक टूट कर नहीं गए, तो कांग्रेस ये फैक्टर जरूर रखेगी शरद पवार के सामने कि आपके विधायक टूट कर गए, वो पूरे 5 साल तक अपने विधायकों को एकजुट रखने में कामयाब रहे। तो ये एक बड़े फैक्टर्स हो सकते हैं। बाकी लोकसभा चुनाव के जो नतीजे हैं वो फैक्टर हो सकते हैं। राहुल गांधी की जो यात्राएं रही हैं, उनका जिस तरीके का प्रचार रहा है, कांग्रेस ने जिस तरीके से जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उनके जरिए लोगों को लुभाने की जो कोशिश की है उसमें वो सफल रही है। ये तमाम हो सकते हैं मुद्दे, क्योंकि वहां पर देखिए जो बिजली दर की बढ़ोतरी वो काफी तेजी से हो रही है और ये पब्लिक वेलफेयर से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अगर इस पे कांग्रेस अपना मैसेज पहुंचाने में लोगों तक कामयाब हो गई तो जाहिर तौर पे एक मैंडेट उन्हें मिल सकता है। बिल्कुल, और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि और पिछले दिनों जो कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी में जो विवाद की बात सामने आई थी, उसके बाद खुद शरद पवार, जो कि
बड़े नेता हैं महाराष्ट्र के और वो मैनेज भी कर लेते हैं तमाम चीजों को। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उन्होंने कहा था कि देखिए सीटों को लेकर के बात हो या मुद्दों को लेकर के बात हो, महाभारत की तरह हमारी नजर मछली की आंख पर है, यानी महाराष्ट्र की सियासत पर है और जीत के लिए हम हर तरह से एकजुट हैं और वो जीत हम हासिल करके रहेंगे। बिल्कुल, अब देखना यही होगा कि आने वाले समय में महाराष्ट्र के जो सियासी समीकरण हैं वो कैसे बदलते हैं और इसमें सबसे बड़ा किंग मेकर बनकर कौन उभरता है, क्योंकि चुनाव के नतीजे ही ये बताते हैं कि आखिर कौन किंग मेकर है, किसकी बात जनता तक पहुंच गई और किसको जनता ने नकार दिया। अब इस बार क्या होता है ये जरूर देखना होगा। हालांकि पिछले बार के महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के जो समीकरण थे अंजित, उस बार से ये चुनाव बिल्कुल अलग होने वाला है। बिल्कुल अलग होने वाला है। बीजेपी और शिवसेना साथ में थे, साथ में थी, इस बार शिवसेना कांग्रेस के साथ रहेगी। तो इस तरह की चीजें हैं, देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन आप लगातार डिजिटल की तमाम खबरों के लिए न्यूज नेशन के साथ जुड़े रहिए। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।